तो चलिए सबसे पहले जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम राकेश रंजन झा है और मैं आप लोगों को ग्रामर और कंप्रिहेंशन पढ़ाऊंगा। वोकैब तो दामीवाल सर ने पढ़ा ही दिया होगा। देसी जुगाड़। अब हम लोग पहले जब चूंकि भाई पहली क्लास है, अभी तो पहले एक सप्ताह तक हम बात करेंगे बेसिक्स की। हर चैप्टर का बेसिक्स देखेंगे, जो नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स होती, आता है तो रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं आता तो सीख लेना है। फिर उसी के साथ साथ आपका एक टेस्ट हो जाएगा, जो जो मैं सिखाऊंगा बेसिक्स उसका एक टेस्ट ले लूंगा। उसके बाद से हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग सबसे पहले चैप्टर का नेम लिख लेते हैं, तो कौन से चैप्टर कितने क्वेश्चंस करने हैं और उसका क्या पैटर्न होगा। वो पैटर्न ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो पहले सारे चैप्टर्स लिखेंगे, कौन कौन से चैप्टर कराऊंगा, कितने क्वेश्चंस उसमें होंगे, कितने प्रकार से हमें क्वेश्चंस करने हैं, ये लिखते हैं, फिर बात करते हैं। पहले चलो भाई सिलेबस लिखा जाए। सिलेबस, अब देखो इसमें 3 पार्ट है आपके। पार्ट ए, पार्ट ए, पार्ट ए में चैप्टर्स हैं आपके टेंस। टेंस है आपका। अब देखिए, मैं क्वेश्चन आपको 3 तरीके से दूंगा। पहला, जैसे कि मान लो कोई रूल है, रूल को पहले मैं रूल लिखवाया, हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर उस रूल से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो एग्जाम्पल के रूप में मैं उसी रूल में करवाऊंगा। वैसे एग्जाम्पल जो लिखवाऊंगा उसमें मिनिमम 70 से 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। मतलब बस उसमें व्यक्ति का नाम बदला हुआ रहेगा, बट टाइप वही रहेगा क्वेश्चन। तो टेंस में मान के चलो कि मैं जो एग्जाम्पल करवाऊंगा उसमें वो लगभग 200 है। मतलब मिनिमम रखा जाए ताकि इससे संख्या ज़्यादा रहेगी, कम ना होने पाए। फिर जब टेंस चैप्टर खत्म हो जाएगा, इस तरह से सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे, तो आपको 150 क्वेश्चन का एक शीट दिया जाएगा, जो आपको पहले करना रहेगा। मान लो आज टेंस खत्म हुआ, तो आपको 150 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। उसमें 25, 24, 23, 22 के जो क्वेश्चन भी हाल फिलहाल के साल में आए हैं वो रहेंगे, वो आप सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट डे वो 150 क्वेश्चन में खुद एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्यूशन कराऊंगा। ये हो गए। और लास्ट में आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, अपने आप से आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन दे दी जाएगी। तो ये रहा आपका टेंस का। मतलब कितने हो गए, ऐसा मतलब इससे ज़्यादा रहेंगे, 700 प्लस ही होता है, लेकिन इतना एक मिनिमम है जो इतना आपका रहेगा। ये प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। ये जो 250 क्वेश्चन दूंगा, ये क्या है कि 15-20 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं टेंथ चैप्टर में, वो सारे क्वेश्चन का एक साथ ये कलेक्शन है। अभी जो ये वाला है वो शुरुआत के 4-5 सालों के हैं, जो करंट वाले एग्जाम, और ये 15-20 सालों के क्वेश्चन। तो इसका आपको क्या है कि आंसर की रहेगा, उसे आप सॉल्व करिए और उसे मैच कर लीजिए। और अगर उसका भी आपको सोल्यूशन चाहिए होगा, जो भी चैप्टर में मैं लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। पहला क्लास है तो सब पता रहे आपको। सोल्यूशन आपका हमारा जो यहाँ का श्योर 60 गुरुकुल का जो यूट्यूब चैनल है, उसी पे सारे सोल्यूशन ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दिए, ताकि करना भी था। प्ले लिस्ट में जाना, ये हमारा मेन चैनल है यहाँ का, श्योर 60 गुरुकुल का यही मेन चैनल है। तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, बहुत तरह के टीचर दिखेंगे आपको, विभिन्न प्रकार के, काले पीले नीले। हाँ, जो बाल्ड वाला होगा वो मैं हूँ, ठंड में स्टाइल मारता हूँ। 4 दिन बाद हटा दूंगा तब देख। तो इसमें जैसे कि मान लो टेंस का है, अवेलेबल होगा। टेंस वन दूसरे में था, देखो ये टेंस टू, टेंस वन दूसरे में है। तो
सारे चैप्टर, जैसे कि टेंस का 200-250 क्वेश्चन है, 3 क्लास मिला के टेंस हो गए। मान लो कंडीशनल है, अलग से अगर करना है तो ये है। फिर आपके प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चन आपको दूंगा, अगर मान लो आर्टिकल के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, हर चैप्टर के जो आपको अलग से प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दी जाएगी वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो ये रहा आपका टेंस का एक ओवरऑल इतना क्वेश्चन। फिर उसके बाद 2-3 छोटे चैप्टर है, वो भी करना है हमें। एक चैप्टर आपका है कंडीशनल सेंटेंस। ऐसा है तो ये टेंस का ही पार्ट, बट हम लोग अलग से, ये बस मतलब 10-15 मिनट का चैप्टर है, बट फिर भी मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा 40 क्वेश्चन और प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा 100। एक्चुअली ये टेंस का एक छोटा सा पार्ट है। और एक टेंस का और छोटा पार्ट आता है क्वेश्चन टैग। ये भी एक छोटा ही चैप्टर है, 50 और अलग से, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। ये तीनों मिलके ओरिजिनल में टेंस चैप्टर है। ये दोनों टेंस का ही एक स्मॉल पार्ट बोल सकते हो। 15-15 मिनट का चैप्टर है, बट हम थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि कंडीशनल से तो हाँ एग्जाम में ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन टैग कम आता है बट कंडीशनल है। जब ये तीनों चैप्टर खत्म होंगे तब आप कह सकते हो कि हमारा टेंस हो चुका है, क्योंकि अधिकतर किताबों में क्या है कि टेंस में कंडीशनल के भी क्वेश्चन उसमें ऐड रहता है, अलग से बहुत चैप्टर नहीं दिए हुए हैं। फिर उसके बाद है आपका सीक्वेंस, हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस एक लिख रहा हूँ। फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बोर्ड पे मैं आपको एग्जांपल में रूल्स के थ्रू, मान लो ये 200 क्वेश्चन, 150 से 200 होंगे, अलग से आपको पेज से मैं करवाऊंगा 150 क्वेश्चन, और अलग से प्रैक्टिस के लिए आपके पास 200 या 250 जो भी है वो आपको अलग से दी जाएगी, जिसका ऑलरेडी सॉल्यूशन वहाँ पे अवेलेबल है। मतलब हमारा टारगेट मेन ये है कि बहुत रेयर ही ऐसे कोई किताब होंगे जिसमें एक चैप्टर में आपको 500-600 क्वेश्चन दिखे। रेयर ही किताब, क्योंकि जनरली किताब में 150-200 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखा जाता है। तो हम लोगों ने यही किया है कि हर किताब के जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको एक जगह इकट्ठा करके दे देंगे, क्योंकि ध्यान रखना है प्री और मेंस बोल के कोई कंसेप्ट नहीं होता है। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं कि चलो इतना तुम अभी कर लो फिर मेंस में, नहीं नहीं, सब चीज़ प्री और मेंस एक ही है। जो चीज प्री में आती है वही चीज मेंस में आती है। वो 2015 या 16 पहले होता था कि प्री में वॉइस नरेशन और आपके मतलब PQRS ये सब नहीं आते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब वॉइस नरेशन भी आते हैं, PQRS भी आता है, क्लोस्टेस भी आता है, पैसेज भी आते हैं। बस क्वेश्चन की संख्या कम बेसी होगी। प्री में 25 क्वेश्चन है, मेंस में 45 क्वेश्चन। तो ये सब बेवकूफ़ी है कि ये प्री और मेंस है। इंग्लिश में कोई लेवल की बात नहीं है। ये भी नहीं कि मेंस में ज़्यादा टफ लेवल आता है, प्री में लो लेवल, हमेशा एक ही रहा है। बस सोचने का नजरिया होता है। तो सब्जेक्ट डेवलपमेंट ये रहा। उसके बाद है आपका चैप्टर वॉइस। वॉइस, अगर आप CPO की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वॉइस और नरेशन, क्योंकि वॉइस नरेशन से CPO में मान के चलो 50 क्वेश्चन, CPO मेंस में 200 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन इनका डायरेक्ट होगा, और इनडायरेक्ट में तो 10-15 लेके चलो, पैरड इम्प्रूवमेंट फिलर इम्प्रूवमेंट में आते हैं। तो मतलब CPO वालों के लिए ये गीता रामायण है, वॉइस और नरेशन। क्योंकि उस 50 में अगर आप दो भी गलती कर रहे हो या 3, मतलब कि आप बहुत ही ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, मतलब आप लायक नहीं हो उस चीज, क्योंकि 4-5-6 चैप्टर ही है जिसमें गलती की माफी नहीं है। उसमें कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्बमेंट, वॉइस, नरेशन और कंजंक्शन, ये 5-6 चैप्टर हैं जिसमें गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग का एप्लीकेशन नहीं है। जो रूल लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका 100 में 100 सही होता है। अगर गलती कर रहे हो मतलब कि आपने पढ़ा नहीं। तो ये सब चैप्टर इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वॉइस इजी चैप्टर्स में से है। तो आपके 150 क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल में कराऊंगा, पेज से 150 क्वेश्चन, और अलग से आपको प्रैक्टिस के लिए 150 क्वेश्चन मिलेगा, जिसका सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। ये है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका है नरेशन।
नरेशन जस्ट लाइक वॉइस है ये भी। 150 क्वेश्चन मैं कराऊंगा एग्जाम्पल और 150 पेज से, और अलग से प्रैक्टिस आपके 150। ये रहा नरेशन का टारगेट। फिर आपका है कंजंक्शन, चैप्टर में से है 150 क्वेश्चन, फिर पेज से 150, और प्रैक्टिस के लिए अलग से 200 क्वेश्चन, तो सोल्यूशन। फिर आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर, ये सारे चैप्टर से बड़ा है। अब देखो इससे पहले 7 चैप्टर लिखा है, ये सातों चैप्टर को एक साइड रखो और प्रिपोर्शन को एक साइड रखो, ये ज्यादा बड़ा चैप्टर हो उन सातों के मुकाबले। उन सातों के जितने रूल्स जोड़ लोगे, अगर उन सातों के मिला के 100 रूल है, तो उससे कम से कम 2 गुना इसमें होने चाहिए। इसीलिए ये आपके लिए सबसे तकलीफदायक चैप्टर यही रहेगा। मेंस तक फिल इन द ब्लैंक एरर, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं है कि सर डायरेक्ट कितने आते हैं, नहीं नहीं। क्लोज टेस्ट करोगे उसमें भी दिखेंगे, पीक्यूआरएस जो पैरन जंबल है उसमें भी आपको दिखेंगे, फिलर में दिखेंगे, एरर में दिखेंगे, इंप्रूवमेंट में दिखेंगे, वॉइस में दिखेगा, नरेशन में दिखेगा। आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये हर जगह घुमा फिरा के क्वेश्चन में रहते रहते हैं। मतलब 3-4 क्वेश्चन तो मान के चलो कि मेंस में अगर 45 क्वेश्चन है तो 4-5 क्वेश्चन को ये असर डालता ही डालता है। बड़ा चैप्टर है तो मैं एग्जाम्पल से कराऊंगा 300 जो रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, और अलग से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ये भी मैं ही कराऊंगा, इसमें अलग से करना नहीं है, ये प्रैक्टिस क्लास में 500 क्वेश्चन का पेज देके मैं खुद ही कराऊंगा, तो ये 800 रहे। फिर आपका है यहाँ तक मान के चलो कि पार्ट ए है, ये पार्ट ए कह सकते हो। अब आइए पार्ट बी। पार्ट बी में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का है नाउन। एग्जाम्पल में मान के चलो कि मैं 200 क्वेश्चन तो बोर्ड पे मैं ही करा दूंगा एग्जाम्पल में, फिर आपको अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा 150, और पेज से आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 200 क्वेश्चन। फिर आपका चैप्टर है, एक छोटा चैप्टर आएगा आर्टिकल, छोटा चैप्टर बहुत ही, 150 क्वेश्चन एग्जाम्पल में, 150 से, और अलग से। मतलब ये मैं एक एस्टिमेट लिख रहा हूँ, हाँ ये पक्का जरूर कहूंगा कि हर चैप्टर में ये जितना क्वेश्चन की संख्या है इससे ज्यादा है, क्योंकि तो आपके जितने भी सीनियर बैचेस हैं, तो मतलब मैं क्वेश्चन गिन नहीं रहा तो उन्होंने बताया। अब जैसे टेंस में 600 लिखा है, 700 प्लस चले जाते हैं बच्चे कहते हैं, तो एक मिनिमम है ताकि ये ना लगे कि शुरू में तो सर आपने जोश जोश में लिखा दिया, बाद में काट छाट हो रही है, तो ऐसा नहीं है। हर चैप्टर का पहले से डिसाइडेड है, जितनी जरूरत है उतना आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि उससे कम में चलेगा नहीं। क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि एग्जाम के बाद आप मुझे गंदे तरीके से खोजें। खोजो, मिठाई लेके खोजो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कोई मुझे गंदे तरीके से खोज रहा है। आज तक नहीं हुआ, ये नहीं होगा आगे भी। तो इसलिए एक दो चीजें हैं, थोड़ा सा शुरू में लगेगा कि सर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कितना पढ़ाऊंगा, मुद्दा ये है कि आप में कितनी क्षमता है कि उसे झेल लोगे। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं 3 बार बोलता हूँ, एक पहली क्लास में, फिर मिडिल में बोलूंगा, फिर अंतिम क्लास में जरूर बोलूंगा। क्योंकि शुरू में तो बच्चे घर से आए हैं, 20-22 हजार रुपया लग गया है, तो पिता का त्याग बलिदान सब याद आता है। 3-4 चैप्टर तक वो ठीक चलते हैं, कोई भी 3-4, उसके बाद से उसके अंदर लेजीनेस आने लगता है। तो दिक्कत ये है कि आपको कंपटीशन पास होने के लिए तेज होने की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। अगर आप तेज रहते तो यहाँ रहते ही नहीं। तेज नहीं हो ये तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम तेज होते तो तुम नासा में रॉकेट के साथ उड़ रहे होते। हम और आप एवरेज स्टूडेंट हैं, हाँ, लेकिन हम बन सकते हैं अच्छा, अगर रेगुलरिटी के साथ वही बोरिंग रूटीन को फॉलो करें। तो इसीलिए तेज की हमें जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन 16 घंटे पढ़ लिया जोश में आके और अगले दिन 3 दिन तक कोमा में सोया हुआ है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम इससे अच्छा कोई घंटा पढ़ो, लेकिन डेली होना चाहिए। और सीधी सी बात है कि ये जो गुरुकुल का जो शेड्यूल है ना, इसे फॉलो करने के लिए कलेजा होना चाहिए, सब नहीं फॉलो कर पाते हैं। समझ रहे हो ना, सुबह 9 बजे से लेके रात के 12:30 बजे तक तुम्हें डिसिप्लिन में ही
रहना है, कितना सोना है, कब उठना है, तो आके दरवाजा खड़ा है, उठ जाओ, नहीं उठेगा तो झकझोर के उठाएगा, फिर नहीं उठा तो आते ही 500 का फाइन, सुबह खराब, दिन खराब, रो रहा है। तो इतने सारे चीजें हैं। तो अगर, लेकिन हाँ, ये जो शेड्यूल बनाएंगे वो आप ही के लिए, अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं, यही रूटीन को बहुत जन फॉलो करते हैं, और जो पास होके आते हैं वो भी इसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। और दिक्कत क्या होता है कि हम शुरू में उस चीज को एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। आप एडजस्ट करिए, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल है कि बाहर में आप मोबाइल की दुनिया में जी रहे थे, एक तो यहाँ मोबाइल छीन लिया इन लोगों ने, पैसा भी लिया और मोबाइल भी छीन लिया, कितना बुरा लग रहा है। लेकिन वही मोबाइल से आपको दूर रहना है। एक तो बेरोजगार है, ऊपर से मोबाइल चलाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड इडियोसी, IDIOCY, इडियोसी। इडियोसी मतलब अव्वल दर्जे की मूर्खता। मूर्खता में भी एक क्लास होना चाहिए। जैसे कालिदास था, जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था, तो एक लेवल था। वो मूर्ख नहीं था, मूर्खाधिराज था, मूर्खों का राजा। तो वो चीजें हमें नहीं करनी है, इसलिए मोबाइल नहीं रहता है, शुरू में दिक्कत आती है, फिर कुछ दिन बाद आदमी का एडजस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका है व्हाट्सएप स्पीकिंग में प्रोनाउन। बैंकिंग में एक समय सबसे ज्यादा इसी से पूछा जाता था। क्लास में एग्जाम्पल के थ्रू 150, प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा 150, और अलग से आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 200। नेक्स्ट है आपका वर्ब एडवांस में जेरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल पढ़ना होगा। क्लास के अंदर 150 क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस 150 में कराऊंगा, और अलग से आपके लिए 200 क्वेश्चन का शीट रहेगा सेल्फ प्रैक्टिस। फिर आपका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा। 100 क्वेश्चन में एग्जाम्पल में प्रैक्टिस कराऊंगा 150, अलग से सेल्फ प्रैक्टिस, बहुत ही छोटा चैप्टर है। फिर है आपका एडवर्ब चैप्टर, 150 क्वेश्चन के थ्रू 150 क्वेश्चन पेज से प्रैक्टिस कराना, और अलग से 200 को। लास्ट चैप्टर है आपका वर्ब बेसिक, एक दो क्लास के क्लास क्वेश्चन। ये आपका सिलेबस है। अब इसमें फ्लक्चुएट करेगा, कोई भी चैप्टर आप कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, आर्टिकल में तभी पढ़ा सकता हूँ जब नाउन आता रहे आपको, आर्टिकल सिर्फ नाउन का होता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आपको पहले नाउन पढ़ना है फिर प्रोनाउन पढ़ना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला वाइज चलना है, और फॉर्मूला वाइज में उसकी कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हाँ, बेसिक क्लास में जरूरी है कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये हमें समझना है। तो अभी मैं 5-6 दिन चलाऊंगा बेसिक, अदरवाइज आप, हाँ, सबसे टफेस्ट चैप्टर आपके सिलेबस में है वो 3-4 ही है। एक है टेंस, जहाँ पे मेंटल गेम है, दिमाग अप्लाई करना है। टेंस, प्रीपोजिशन और वर्ब एडवांस। ओरिजिनल में देखा जाए तो ग्रामर यही 3 है जहाँ पे आपको सोचना पड़ता है। इसके अलावा ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसे आप रट के 100 में 100 ना सही कर दे। रटा जा सकता है, आप लर्न करके भी पूरा नंबर उठा लोगे, बट ये 3 चैप्टर है जहाँ पे बहुत बार आपको थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इन्हीं की बात हम वन बाय वन करेंगे। और ये तो पार्ट ए, पार्ट बी है। अब आपका एक बचा हुआ है पार्ट सी, कंप्रिहेंशन। पार्ट सी है आपका कंप्रिहेंशन। इसमें पहला है आपका क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट। दूसरा है आपका पैरा जंबल, पैरा जंबल। और तीसरा आपका है पैसेज। एक अलग से, मतलब इतना तो है ही, तो और जोड़ देता हूँ, ये वैसे ये कंप्रिहेंशन यहीं तक है, कंप्रिहेंशन में यही 3 है। तो और जोड़ देता हूँ, एक है जो मैं अलग से आपको पेज देके आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दूंगा, सेंटेंस। जब पेपर टफ आते हैं तो इम्प्रूवमेंट सभी कभी कभी आए हैं, ये मैं
आपको क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, का सॉल्यूशन ऑलरेडी रहेगा। और एक है मिक्स्ड एरर्स। तो क्लोज टेस्ट तो मिनिमम मान के चलो आपको 30, पैराजम्बल 200 करीब, पैसेज और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और ये तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दूंगा। जब पूरा खत्म हो जाता है तो अपने लिए भी आपको चाहिए। तो इंप्रूवमेंट में तो मैं 400 क्वेश्चन दे दूंगा जिसका सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। मिक्स्ड एरर के लिए कम से कम 1000 क्वेश्चन नहीं होगा। ये है मतलब सिलेबस आप। हाँ, ये ध्यान रखिए कि ये मेन पार्ट यही है आपका, ये कॉम्प्रिहेंशन जो है। आपके और अच्छे नंबर के बीच में बस यही 3 चीजें हैं। तो देखो, एसएससी प्री और मेंस मिला के टोटल इंग्लिश है 185 मार्क्स, 185 नंबर का इंग्लिश आता है जो सबसे हाईएस्ट है। प्री में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस 50-50 नंबर के आ रहे हैं। मेंस में बाकी सब 90-90 नंबर का है, बस एक इंग्लिश ही है तो 135 नंबर का आता है। तो प्री मेंस मिला के 185 नंबर इंग्लिश का है। उस 185 में आप मान के चलो 80 नंबर कम से कम इन तीनों का होगा, प्री मेंस मिला के। उस 80 को छोड़कर 105 नंबर जो बचते हैं जिसमें ग्रामर और वोकैब आएगा। अगर आप बहुत ज्यादा तेज हैं 105 में आप 95 या 100 के करीब पहुंच जाओगे, और जो थोड़ा सा आपसे कम है तेज वो 90 के आसपास रहेगा या 85। बस अंतर आप में और एक नॉर्मल स्टूडेंट में पड़ा 5 से 10 नंबर का। लेकिन ये जो 80 नंबर है, आप बहुत तेज हैं तो 70 तक भी जाओगे आराम से, और अगर थोड़ा भी कमजोर पड़े तो यहाँ पे 30-35 नंबर में अधिकतर बच्चे निपट जाते हैं। तो डिफरेंस यही लाता है, 30-40 नंबर का डिफरेंस इसी में आता है टोटल। इस बार भी जो सीजीएल प्री 2025 का हुआ उसमें सिर्फ यही एक टफ आया था। इंग्लिश में 50 नंबर में पैसेज, बहुत सालों बाद पैसेज दिया गया। 16 से लेकर 24 तक पैसेज दिया ही नहीं गया, सिर्फ क्लोज टेस्ट दिया गया था। इस बार उन्होंने क्या किया, पैसेज दे दिया, वो भी लेंदी पैसेज जिसके वोकैब भी टफ वाले डाले, ताकि अगर हम पढ़ें तो एक तो लेट होगा, और लेट के साथ साथ वोकैब जो मेन मेन है वो ऐसा टफ कर दो कि समझ भी ना आए। और फिर 5 क्वेश्चन दिया, तो 10 नंबर तो इसी ने लगभग सबका खत्म कर दिया। तो 50 के बदले बच्चे 40 नंबर का सॉल्व किया। जितने स्टूडेंट थे, अगर 100 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है तो कम से कम 80 स्टूडेंट ने पैसेज को इस बार छोड़ दिया था। इसीलिए जो ज्यादा तेज स्टूडेंट थे वो 35 के आसपास लाए हैं, और पहले था कि 45 नंबर के आसपास इंग्लिश में एक फिक्स था कि इतना बच्चे जो पढ़ने वाले हैं ले आते थे। तो सारा खेल इस बार इसी ने कट ऑफ को कम करने में, मेंस में भी इसी का हाथ था, प्री में भी इसी के कारण कट ऑफ कम गया था। 10 नंबर यहाँ पे कम हो गया, और जीएस में पूरी तरह से कम कर दिया। तो जीएस में बहुत ज्यादा तेज थे उनका 10 से 15 नंबर आया, बहुत तेज थे। अदरवाइज 5, 7, 8 जीएस पे ये चला। इन दोनों ने पूरी तरह से आपका मार्क्स को डाउन किया था। तो हर बार एक ना एक पेपर बहुत पार्ट टफ होगा ही होगा। तो इस बार इंग्लिश था, जिस कंप्रिहेंशन, और उधर जीएस था। अब इस बार देखिए क्या होता है। तो अब देखिए कंप्रिहेंशन का जो है, अब इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जितना ज्यादा करोगे तभी उतना ठीक रहेगा। इसमें कोई शॉर्टकट, कोई फॉर्मूला ज्यादा लेवल तक आप बना नहीं सकते। हर क्वेश्चन का अपना एक तरीका बनेगा। इसीलिए इसमें आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कोशिश करना है कि करते रहेंगे। और इसी के लिए कंप्रिहेंशन जो पार्ट है, हर शनिवार को यहाँ पे इस ब्रांच पे 2.5 से 3 घंटे की क्लास में लेता हूँ, जो सबके लिए कंपलसरी रहता है। हर बैच के बच्चों को बैठना है, वो एक साइकिल के रूप में चलता है। जैसे कि शुरू में हमने किया था PQRS, पैरा जंबल, ये वाला जो है, इससे हमने 90 क्वेश्चन किए, 3 क्लास या 2 क्लास लगे थे। फिर उसके बाद पिछले 4 सप्ताह से क्लोज टेस्ट चल रहा है। पिछला एक शीट में 20 क्लोज टेस्ट था, वो खत्म हो गया। दूसरे शीट में भी 20 है, तो उसमें से 5-6 खत्म हो गया। इस सप्ताह वो जो 15 बाकी है वो खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद चलेगा पैसेज, और जैसे ही पैसेज खत्म हुआ
तो फिर से हम लोग पैराजंबल से करेंगे, लेकिन पैराजंबल में पिछला वाला नहीं आएगा, फिर से अब नए वाले लेके आएंगे। तो ये एक साइकिल है। हर शनिवार को पैराजंबल गर्ल्स सेक्शन में भी होता है 2.5 घंटे का, और बॉयज में भी 2.5 से 3 घंटे का। मान लो जैसे कि 8 महीने का बैच है, तो 8 महीने में हर शनिवार को पैराजंबल का या फिर कंप्रिहेंशन में कोई ना कोई पार्ट की क्लास रहेगी। धीरे धीरे जब करते जाओगे तभी जाके इसमें आपका लेवल बनेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि आज डेमो का क्लास है भाई, थोड़ा सा सीरियस बातें ज़्यादा हो गई, तो मैं आप लोग का एक टेस्ट ले लेता हूँ आपके नॉलेज को चेक करने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा टेस्ट लेता हूँ, क्योंकि आप लोग देखने में तेज स्टूडेंट दिख रहे हैं। तो ये मेरी कुछ फहमी है या गलत फहमी है, और घबराना मत, बहुत तरीके हैं। जैसे कि 2-3 चैप्टर जब हो जाएगा, आप लोग से पूछा भी जाएगा। मैं ही इकलौता टीचर हूँ जो एक एक स्टूडेंट से पूछता भी हूँ रूल, बताओ क्या रूल था उसका। तो ये भी जब बीच बीच में रहेगा, तो घबराइएगा नहीं, पढ़ते रहना है। तो कुछ एक स्टूडेंट होता है जो अब शुरू के दिन जो चुप बैठता है, वो अंतिम दिन ही चुप रहता है। मुझे ये नहीं समझ आता है कि वो तेज वाला चुप है, या फिर कि जो नहीं बोल रहा है वो दो ही तरीके का होगा, या तो बहुत तेज है इसलिए वो चुप है, या फिर इतना खराब है कि मजबूरी में चुप है। तो मुझे चेक करना पड़ता है। ये लिख लिया है सबने? मतलब लिखना है क्या, बस एक बता दिया आपको जो ऐसे है। अब शुरुआत हम बहुत सारे चैप्टर से किया जा सकते हैं इंग्लिश का। टेंस से कर सकते हैं, सब्जेक्ट एग्रीमेंट से कर सकते हैं, वॉइस से कर सकते हैं, कंजंक्शन से कर सकते हैं, और मेरा फेवरेट था प्रीपोजिशन जो मैं पहले करवाता था। मतलब इसके लिए आपको पहले की कोई नॉलेज नहीं चाहिए, या फिर जो अधिकतर टीचर आजकल करते हैं मार्केट में, वर्ब बेसिक, इन सबों में से किसी से भी आप शुरू करो, कोई पहले के नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर पहले आप एडवांस पढ़ा रहे हैं वर्ब, और बाद में उसका बेसिक। नहीं नहीं, बस ये नाम एक दिख रहा है आपको, कोई लेना देना दोनों का नहीं है। ये जेरेंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल पढ़ना है, इसमें आपको सिर्फ मॉडल्स पढ़ने हैं, तो कहाँ कैन लिखना है, कहाँ पे कुड लिखना है, ये दोनों अलग है, बस नेम किताबों में लिखा हुआ है, हम वो कर रहे हैं। तो चलिए भाई, आपका एक स्मॉल टेस्ट हो जाए, ऑप्शंस दूंगा, घबराना मत। जैसा कि मैं हमेशा ये क्वेश्चन लिखता हूँ सीजीएल का, मंकी लिव्स डैश द ट्री। ऑप्शंस: इन, ओवर, अबव, ऑन। तो क्वेश्चन एक और, राधा फाइटेड रानी डैश टी। ऑप्शन: टू, ऑन, फोर, ओवर। पास मार्क 1, दो में एक सही होना चाहिए। जय माता दी का नाम लेकर टिक मार दो। इन बोल रहे हैं और ऑन बोल रहे हैं। और सेकंड वाला, देखो इसका हिंदी तो है इस वाक्य का, बंदर पेड़ पर रहता है, बंदर पेड़ पर रहता है। उसने, राधा ने रानी को चाय डैश बुलाया, चाय के लिए बुलाया, चाय पर बुलाया। तो गाना भी तो है, मम्मी ने तुम्हें चाय पर बुलाया है, शायद मेरी शादी का ख्याल। तो चलिए वोटिंग कर लेते हैं। देखो भाई, सबको भाग लेना जरूरी है। और एक दो चीज, चूंकि बेसिक शुरू क्लास है, कर्म लाज को, इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा को क्लास के बाहर रख के आना। तो क्लास के अंदर बिल्कुल भी एंट्री नहीं है, क्योंकि बेरोजगारों का कोई इज्जत शर्म लाज मान मर्यादा नहीं होता है। आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं,
एकदम निश्चिंत होके ये नहीं सोचना कि दूसरा क्या सोच रहा है। जहां डाउट होगी क्वेश्चंस में, आप स्वतंत्र है पूछने के लिए। और इकलौता गुरुकुल ही है जहां पे जो टीचर पढ़ा रहा है उसे आप पर्सनली अलग से भी डाउट पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं ही हूँ, जब भी मैं फ्री रहता हूँ, मैं सप्ताह में देखोगे 2 या 3 दिन में पर्सनली डाउट में फर्स्ट फ्लोर में बैठता भी हूँ। पर्सनली मैं डाउट में 1 1.5 घंटे बैठ जाता हूँ, ताकि मान लो बहुत सारे बच्चे यहाँ नहीं पूछ पाते हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा तेज है वो आगे बढ़ रहा है अपना, उसने अलग से भी क्वेश्चन सॉल्व किया या फिर कहीं से पढ़ के आया है उसी में वो उलझा हुआ है, तो आप कोई भी डाउट अलग से भी आप पूछ सकते हैं। क्लास में बस रिक्वेस्ट है कि जो चल रहा है उसी में से पूछिए, जो चैप्टर चल रहा है। बाहर में आपको कुछ भी पूछना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एग्जाम का हो, कोई भी टीचर का हो, कोई भी किताब हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर इंग्लिश का क्वेश्चन है तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा आपका। वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसे आपने देखा होगा और मैंने 150 बार ना देखा हो। यही कॉन्फिडेंस आप में होगा। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये चीज सब में आ जाता है, क्योंकि हमारा वही काम है, दिन रात क्वेश्चन सॉल्व करना, पढ़ाना, अलग अलग बच्चों का डाउट लेना। तो इसीलिए अलग से अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो डाउट के लिए निश्चिंत रहिए, वो मेरा हेडेक है। टाइम नहीं भी है तो मैं अलग से बुला के कभी ना कभी आपका करवा दिया करूंगा। तो कितने स्टूडेंट इनके साथ है, हाथ उठाइए। कितने सारे, वेरी गुड। और कितने ओवर के साथ हैं, एक। कितने अबव के साथ हैं, अबव में भी है कुछ एक। और ऑन के साथ, मतलब 60% तो ऑन के साथ गया, 40% नहीं 30% इनके साथ था, 90 तो इसमें हो गया। आइए देखते हैं फिगर से। आपका ये मान लो पेड़ है, अब होता पेड़ है, लग रहा है पोलियो मारा हुआ, लेकिन एज्यूम करो पूरा मैथ तो तुम एक्स मान के सॉल्व कर लेता है। ये पेड़ है। अब हम एक एक प्रिपोर्शन से इसे फिल करते हैं। अधिकतर बच्चों ने 60% टू 70% का ऑन था। एग्जाम में भी देखोगे, टेक्स्ट बुक में भी नहीं, बहुत जगह बता देते हैं कि ये क्वेश्चन कितने परसेंट बच्चों ने सही किया और कितनों का गलत हुआ। तो इसमें देखना, इसमें 90% का गलत दिखाता है, तो जबकि सबके सिंपल सा था, अगर थोड़ा सा ध्यान देते। ऑन का अर्थ है कि ये जो सबसे ऊपरी पत्ता है पेड़ का, इसी पत्ते पे बंदर बैठा है। तो क्या पेड़ का पत्ता बंदर के वजन को झेल सकता है? पॉसिबल है? नहीं, तो फिर ऑन कहां से हो? ऑन तो पहले गया। अब ओवर वाले भी एक दो बच्चे थे। ओवर का अर्थ होता है उसके ऊपर है और सतह से स्पर्श नहीं कर रहा है। वो बंदर नहीं है, वो बजरंग बली बन गया है जो वायु मार्ग से आना जाना कर रहा है। ये भी गया। कुछ बच्चे अबव के साथ भी थे। अबव का एक अर्थ होता है दूर कहीं आकाश में, तो वो बजरंग बली 2 बन गया है जो वायु मार्ग से ऊपर ऊपर से जा रहा है संजीवनी बूटी लाने के लिए। ये हटा। कॉमन सेंस की बात समझो। अब छोड़ो बंदर को, बंदर दे दिया तो तुम बंदर जैसा हरकत करेगा। आप घर में रहते हैं और हम घर में रहते हैं, हम क्या लिखते हैं? आई लिव डैश माई हाउस, इन लिखते हैं ना। मैं अपने घर में रहता हूं, तो उसी तरह से बंदर भी तो इसी पेड़ पे कहीं पे है, वो उसके डायमीटर के अंदर नहीं आ गया। और बंदर का घर क्या है? पेड़ है। कि अपने घर के लिए तो इन्हीं लिखोगे ना। हिंदी के हिसाब से तुम सोच रहा था बंदर पेड़ पर रहता है, पर। क्या माता दी? पर मतलब तो ऑन होता है, किसने कहा? एट का भी हिंदी एक पढ़ होता है, ओवर का भी हिंदी पढ़ होता है, अबव का भी हिंदी पढ़ होता है, इनका भी एक हिंदी पढ़ होता है। तो प्रिपोर्शन ही इकलौता चैप्टर है जिसमें हिंदी के हिसाब से अगर सोचेंगे तो 10 में कम से कम 7 बार गलतियां होंगी, 3 ही बार सही होगी। बाकी सब चैप्टर में हिंदी के हिसाब से सोचो सही होगा, मैक्सिमम सही होंगे। इसमें थोड़ा कम सही होता है हिंदी में। तो इसलिए इसका आंसर आपका भाई। अब जो कुछ अल्फा स्टूडेंट है जो इंसानियत से ऊपर जा चुके हैं, वो ये सोचते हैं इन मतलब सर, अच्छा इन हो गया ठीक, ऐसे लगता है कि पेड़ में गुफा बना के रहता हो, वो यहां तक पहुंचा हुआ है। बिल्कुल नहीं, मंकी लिव्स इन द ट्री का हिंदी है बंदर पेड़ पर रहता है। इनका अर्थ हमेशा अंदर मत सोचा करो
इनका एक अर्थ पढ़ भी हो सकता है। राधा इनवाइटेड रानी, कितने स्टूडेंट टू के साथ हैं? ऑन और 20 ओवर। देखो सीधा सा लॉजिक कहता है, राइट है तो व्यक्ति है वो आता है, फिक्स्ड है कि टू है उस, मतलब जब तक कलयुग रहेगा तब तक इनवाइट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आएगा, और कलयुग अभी 2.5 से 3 लाख साल तक और रहेगा। मतलब ये तो निश्चित है कि तब तक हम और आप निपट चुके, तो क्यों ना याद कर लिया जाए कि इनवाइट के साथ दुनिया में एक ही प्रीपोजिशन आता है, टू, फिक्स्ड है। अब ये सुनने में और गंदा लग रहा है कि इतना, मतलब सबसे पहले तो बच्चा इसी को काटेगा, इसमें इनको काटेगा, इसमें टू को काटेगा, फिर वो सोचेगा हाँ अब देखते हैं अक्कर बक्कर किस पे खेलना है। अक्कर बक्कर खेला लेकिन इन तीनों में खेल रहा है। अबे जब अक्कर बक्कर ही खेलना है तो चारों में खेल, कहीं गलती से इधर ही आ जाए। तो अब इसमें यही सब चीजें हैं कि ये सब प्रिपोजिशन क्या है समझने वाले, जैसे कि है एक सीजल का क्वेश्चन लिखता हूँ, दो क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको बताना है उसमें सही कौन सा है गलत कौन सा है, क्योंकि अभी बेसिक फर्स्ट क्लास है तो बस एक ओवरऑल हम ग्लांस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर वाइज भी शुरू करेंगे। आज तो कुछ वोकैब भी लिखाऊंगा आपको, वोकैब मतलब नॉर्मल ग्रामर वाले वोकैब। अब जैसे क्वेश्चन है, ही इज बेटर, एग्जाम का क्वेश्चन, इज बेटर देन मी, ये सही लग रहा है आपको, या फिर इज बेटर देन आई, ये सही लग रहा है? कितने स्टूडेंट को लगता है कि पहला सेंटेंस गलत है, गलत, और कितनों को लग रहा है कि दूसरा गलत है? ज्यादा ही रहेगा कि जीवन में हम लोग तो यही बोलते हैं। अब आइए प्रैक्टिकल से समझते हैं। एक बेसिक फंडा याद रखना, ये जो 7 महीने जो पढ़ोगे आप इंग्लिश, एक चीज देखना है कि एक ये जो मैं बोल रहा हूं उससे प्रीवियस ईयर में 40-50 क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान ये रखना है कि तुलना हमेशा बराबरी में होती, तुलना हमेशा, कंपैरिजन बराबरी में होती, ये कंसेप्ट अगर ध्यान है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव चैप्टर मिला के कम से कम 40-50 क्वेश्चन दिखेंगे आप। 10-15 तो खुद मैं ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा पेज में, उसमें दिखेंगे। अब जैसे कि सिंपल सा अगर मैं कहूं, मैं इस बेंच से ज्यादा अच्छा हूं, मैं इस बेंच से ज्यादा अच्छा हूं, सही है सेंटेंस? तब मुझे पागल बोलेंगे, क्या पागलों वाले बात बोल रहे हैं? क्या आप अपने दोस्त से बोल सकते हो कि तू उस कुत्ते से ज्यादा ईमानदार है? नॉट पॉसिबल, कोई लॉजिक इसका नहीं है। हाँ ये बोलो, ये बेंच इस बेंच से ज्यादा अच्छा है, वो दोस्त उस दोस्त से ज्यादा ईमानदार है, ये कुत्ता उस कुत्ते से ज्यादा ईमानदार है, क्योंकि तुलना हमेशा बराबरी में होती है। इंसान की तुलना कुत्ते से कैसे कर लोगे? कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे सीजल में क्वेश्चन क्वेश्चन आया था, मेरे चाय में से कम चीनी है, मेरे चाय में से कम चीनी है, ये कैसे संभव है? चाय के चीनी की तुलना इंसान से होगी? तुमसे कम चीनी है मतलब तुम्हारे अंदर शरीर में चीनी, या तुम्हारे चाय से कम चीनी है? चाय के चीनी की तुलना चाय के चीनी से होगी। जैसे क्वेश्चन है एक प्रीवियसर का, उसका चेहरा उसके मम्मी के जैसा दिखता है, चेहरा मम्मी के जैसा दिखेगा या फिर मम्मी के चेहरे के जैसा दिखेगा? क्वेश्चन आया था सीजीएल में, कलकत्ता की पॉपुलेशन, मतलब कलकत्ता की जनसंख्या लंदन से ज्यादा है, कलकत्ता की जनसंख्या लंदन से ज्यादा है या लंदन की जनसंख्या से ज्यादा है? सेम क्वेश्चन है वही, तो वही चीजें हैं। अब देख लीजिए, अब यहां देखा जाए, अगर मान लो ये है आपका सब्जेक्ट और इससे आप
सब्जेक्ट फॉर्म कोई कहता है, कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म कहता है, कोई नॉमिनेटिव केस कहता है, कोई सब्जेक्टिव, अलग अलग नाम है। सिंपल पढ़ो, ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट, जो साथ हमने पढ़ा था। आई ए ई ए और उसका ऑब्जेक्ट मी अस देम हिम हर में कोई चेंज नहीं, इट में भी आपका कोई चेंज। तो हमने बात की कि तुलना बराबरी में होता है। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी, मतलब इनमें से किसी की भी तुलना इसी वाले किसी से आप कर सकते हैं। और वहां क्वेश्चन था ही इज बेटर देन मी। अब आप सब्जेक्ट ही है, उसकी तुलना ऑब्जेक्ट से कैसे कर रहे हो? सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं, सब्जेक्ट से होनी चाहिए। इसकी तुलना इसी साइड वाले से होगी और इसकी तुलना इस साइड वाले से होगी, दोनों एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ही जब यहाँ सब्जेक्ट है और मी दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ये तो तुलना हो ही नहीं सकता है। ही इज बेटर देन मी पॉसिबल नहीं है ग्रामेटिकली। ये सब्जेक्ट, ये भी हमारा subject, वह मुझसे बेहतर है। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ये ग्रामेटिकली सही है, गलत लिखा है ग्रामर, ये नहीं हो सकता। एग्जाम में नहीं होता, बाहर में बोलचाल में हम लोग यही बोलते। बोलचाल में सबको ही इज बेटर देन मी ही कहता है, लेकिन ओरिजिनल में एग्जाम के अकॉर्डिंग ये पढ़ना है, लॉजिकली ये सही हो, तो हम बस बोल देते हैं। ध्यान रखना है, तुलना बराबरी में होती है। जैसे क्वेश्चन आया था, मेरी सैलरी गार्डनर से ज्यादा है, मेरी सैलरी गार्डनर से ज्यादा, गार्डनर से कैसे ज्यादा होगी? गार्डनर के सैलरी से। क्वेश्चन आया था, बेंगलोर का क्लाइमेट दिल्ली से अच्छा है, चल का क्वेश्चन, दिल्ली से नहीं अच्छा है, दिल्ली के क्लाइमेट, क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से करो। कंपैरिजन बराबरी में करना है। आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप लोग इतना उदास उदास क्यों लग, दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो तो बताओ। ऐसा लग रहा है कि आधा लीटर खून किसी ने खींच लिया है क्लास से पहले। अच्छा, पहला दिन भी तो अचानक रात के 10 बजे बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं, आके फंस घर में रील देख रहे होते, पैर दीवार पे रहता, लोक में बैठ के रील देखते, इतना देर तक फोन चलाता है, बहुतों का ना गर्दन ऐसे हो गया। पर जैसा एक जमाना था कि गुटखा लोग बहुत खाने लगे, तो मुंह नहीं खुलता था। फिर अब हो गया है कि इतना ज्यादा रील देखता है ना, इतना ही आता है। एक तो ऑलरेडी नाटा हो रहा है इंसान अब धीरे धीरे, ऊपर से ये भी इतना नहीं हो गया, अब ऐसे हो गया है। थोड़ा दिन बाद एलियन नहीं जैसे फिल्मों में दिखाता है, इधर इतना निकला हुआ है, ऐसे रहे। तो इसीलिए गुरु को आपका ठीक करेगा, आपका पोस्चर जेस्चर ठीक करेगा। पोस्चर जेस्चर मतलब पोस्चर शरीर की बनावट, जेस्चर चेहरे की बनावट। अरे हर रोज लगेगी शायर की में, बस आप जैसे कदरदान। अभी बहुत दिन झेलना है आपको। मेरी क्लास में दिक्कत यही होगी आपको कि पढ़ना बहुत ज्यादा है, लिखना सबसे ज्यादा मैं ही आपको लिखवाऊंगा। सबसे ज्यादा इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है, क्योंकि मैथ्स में तो पीडीएफ रहती है, पीपीटी, तो चल जाता है। इंग्लिश में पीपीटी से हम नहीं पढ़ाते हैं, हम आपको नॉर्मल जैसे पढ़ाया जाता है। हाँ, क्वेश्चन पीपीटी से होगा, क्वेश्चन आपके पास पेज रहेगा, मेरे पास पीपीटी, अदरवाइज आपको लिखना ही होगा। और एक दो चीज ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट स्पीड, स्पीड का खेल है। अगर स्पीड कम है तो स्पीड आप कोशिश करो कि जब तक ये बैच खत्म हो तब तक आपका स्पीड आप चाहो तो नेचुरली भी बनाया जा सकता है। उसके लिए कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं होती है। जैसे कि मैं कोई भी रूल लिखाता हूँ, पहले इंग्लिश में लिखूंगा, जब मैं लिखता हूँ तो उसे खुद ही इंग्लिश में एक दो बार रिपीट करता हूँ। आप अगर इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं, आपका ये होना चाहिए कि, मतलब शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन होना चाहिए कि जब सर बोल के लिख रहे हैं
कोशिश करना है कि हमें भी उसके साथ साथ लिख लेना है, बोर्ड पे देखने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। शुरू में नहीं होगा, बार बार देखना होगा, बट धीरे धीरे वो रिदम में आएंगे। जैसे हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी भी 2 से 3 बार मिनिमम बोलूंगा। कोशिश करना है कि एक बार में ही अपना स्पीड में चलता जाए। हाँ ठीक है, दूसरे बार तीसरी बार सुनना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे अगर जब हड़बड़ी रखोगे वो चीजें रिदम में आ जाओगे। नहीं तो आप कितने भी तेज हैं, सब कुछ आता है, पर टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। जैसा पेपर का लेंदी इस बार हुआ था, अधिकतर बच्चों ने पेपर ही तो छोड़ दिया इंग्लिश। पहले क्या होता था, एक मतलब जैसे कि 24 तक का बता रहा हूँ, 100 क्वेश्चन आते हैं, 25-25 सब में से आ रहे हैं। तो बच्चे क्या करते थे कि इंग्लिश इजी आता था और जीएस एवरेज रहता। वो क्या करते थे कि इंग्लिश को 7 से 8 मिनट में लगभग हर बच्चा कर लेता था। हर कोई नॉर्मल था। 8 लास्ट 9 मिनट में सब कर लेते थे। जीएस में भी 6 से 7 मिनट में या तो आ रहा है या नहीं आ रहा, टिक मारते, ऑनलाइनर पूछता था। 15 मिनट में जीएस और इंग्लिश कर लेते थे। वो बचा लेते थे 15 मिनट। इसी 15 मिनट को मैथ में एक्स्ट्रा डाल देते थे, क्योंकि आप कितने भी तेज हो, 25 क्वेश्चन मैथ्स का 15 मिनट में करना बहुत चैलेंजिंग है। वो तभी हो सकता है जब उसमें से 6-7 क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से लगभग आइडिया हो। नहीं तो इतना कैसे हो सकता है कि आप मतलब 25 क्वेश्चन है 15 मिनट के अंदर, वो भी मैथ्स कर दिया। ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। वो क्या करते थे, 15 मिनट बचा बचा के मैथ्स में डाल देते थे। इस बार क्या हुआ कि इंग्लिश आ गया लेंदी, जीएस बहुत टफ आ गया। इंग्लिश में एक एवरेज मार्क नंबर लगा, टाइम 15 से 18 मिनट स्टूडेंट ने लिया। कहाँ लेते थे 8 से 9 मिनट, इस बार हो गया 15 से 18। यहाँ का टाइम गया कुछ इतना ही टाइम ले लिया। जीएस इतना टफ था कि 15 मिनट मिनिमम उसने ले लिया। आपने 1 मिनट भी एक्स्ट्रा टाइम मैथ्स के लिए बचाया नहीं। अब मैथ रीजनिंग में चलो तुम कितना भी आसान आएगा, 15 मिनट तो लगेगा ही। 15 मिनट में मैथ्स, या तो मैथ्स छोड़े हो या फिर इंग्लिश में एक पैसेज को छोड़ना था। अधिकतर बच्चों ने इंग्लिश का 10 नंबर का पैसेज छोड़ दिया, इसीलिए कट ऑफ ओवरऑल देखा जाए तो कम गया पिछले बार के मुकाबले। इसलिए स्पीड बनाई है। अब उसी में जो स्पीड था, फिर भी लाने वालों ने तो 170 तक लाया ही है। मतलब क्या है कि उनका स्पीड नेचुरली ज्यादा था, जो लेंदी था भी फिर भी वो उसमें एडजस्ट करके निकल गए। और जो नॉर्मल जनरल एवरेज थे मैक्सिमम, वो वहीं पे रुके। ध्यान रखना है, तुलना हमेशा ही बराबरी में करना है। फिर 2 क्वेश्चन आपके लिए, बताना इसमें सही कौन सा है। रानी प्रपोज्ड टू गौरव, ये सही है? या फिर रानी प्रपोज्ड गौरव, ये सही? इसी तरह से ही सजेस्टेड, ये सही है? या ही सजेस्टेड, ये सही? सारे सही सारे गलत, कुछ सही कुछ गलत। 2 और 4 गलत है। और कुछ तो नोटा वाले बैठे हैं, हाँ बोलेगा ना ना बोलेगा, सर आप आगे बढ़िए, हम तो आपके साथ है ही। नहीं भाई साहब, धीरे धीरे भाग लेना है सब। फीस दे रहा है ना तुम भी। हाँ, धर्म लाज को बोला तो बाहर छोड़ देना। ऐसा देखो, बचपन से तुम इंग्लिश पढ़ते आ रहा है, वही टेंस पढ़ रहा है, वही नाउन 3-4 बार तो सब जगह पढ़ लिया, फिर भी तो पढ़ना पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तो हम में कमी या किसी में कमी रही है। तो ऐसा जरूर करो कि इसके बाद लाइफ में कभी इंग्लिश ना पढ़ना पड़े। इतना जरूर किया जा सकता है, और वो तभी होगा जब आपका खुल के एकदम क्वेश्चन पूछा जाए और पूरी तरह से उसमें फोकस रखा जाए। क्योंकि एक बार पढ़ना है आपको, और कोई भी चैप्टर जब मैं कह दूं कि ये खत्म हो गया तो वो खत्म हुआ है। ये नहीं कि अब 2 क्लास हुआ, मान लो कोई भी चैप्टर का, मान लो कंजंक्शन पढ़ा रहा हूँ, 2 क्लास हुआ, सर कंजंक्शन बन नहीं रहा है क्वेश्चन, अरे पहले उस चैप्टर को पूरी तरह से होने दीजिए, प्रैक्टिस कराने दीजिए मुझे। जब प्रैक्टिस हो गया, चैप्टर हो गया रूल, तब जाके मैं बोलूंगा कि अब हुआ है, अब तुम कोई भी किताब उठाओ, सब किताब अच्छे हैं। कोई भी किताब आपके पास जो है
उसमें कोई खराबी नहीं है। बस रिक्वेस्ट ये है कि रूल आपको यहां से करना है, और क्वेश्चन आपके पास जो किताब है उसका कर लेना। अगर कोई भी किताब है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, और उससे ज्यादा कहीं है ही नहीं। बच्चों का होता है ना कि और कहाँ से कर, तो जो तुम्हारे पास किताब। अब तुम अगर गलती से नीतू सिंह की किताब लाया होगा, हाँ, तो उसमें तो 50-60 क्वेश्चन है, उतना तो हम लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं। मजाक मजाक में आपके 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं। 50-60 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन खराब नहीं है, प्रीवियस से नहीं है। बट क्या आपको लगता है कि एक चैप्टर में आप 50-60 क्वेश्चन करके ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो कंपटीशन हो रहा है उसमें तुम सरवाइव कर जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्वेश्चन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, हर वैरायटी के क्वेश्चंस को लाना होगा, तो वो लगभग मैं कवर करा लूंगा आपको। हाँ, तो सही गलत, पहला कितने बच्चों को लगता है कि सही है? सही है पहला क्वेश्चन, यही 5-6, और दूसरा बाकी तो सही क्लास। आइए कहानी सुनाता हूँ, कहानी का। वंस अपॉन, ध्यान रखना है कि वंस अपॉन ए टाइम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में होता है। मस्ती भी करना है लेकिन रूल को अपना अपडेटेड रखना है। तो चलिए, कहानी है, हिंदी में कहानी है, वर्ड इंग्लिश का है। जब आप अपने दोस्तों से कुछ कहते हैं, कहने को इंग्लिश में से, तो वो तुरंत आपको सलाह देता है, सजेस्ट करे। क्या सजेस्ट करेगा? आज जाके प्रपोज कर डाल। क्योंकि एक निकम्मा दूसरे निकम्मे को पाने वाला ही सलाह देता है। तो जैसे ही प्रपोज करोगे, घर से रिप्लाई आएगी। यही होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या ही होगा बहुत जन यहाँ पे। जैसे ही रिप्लाई आएगा तो तुरंत आप अपने प्यार मोहब्बत इमोशन को एक्सप्लेन कर देना। और जैसे आप अपने इमोशंस, खतरनाक इमोशंस को एक्सप्लेन करोगे, तुरंत आपके खिलाफ थाने में एक कंप्लेन लॉन्च होगा। और जब कंप्लेन लॉन्च होगा भाई, तो थानेदार आपको बुलाकर आपसे बातचीत करेगा, और जब बात करेगा तो आपकी बातों को सुनेगा भी। और जैसे ही आपकी बातों को सुनेगा, तुरंत आपके खिलाफ एक एफआईआर को लिखेगा। बात ही ऐसा खतरनाक करेगा। तो जैसे एफआईआर लिखेगा, तुरंत आप थानेदार से प्रार्थना करना, भाई बाप इस बार छोड़ दीजिए, रक्षाबंधन में राखी बंधवा के मामले को रफा दफा कर देंगे। लेकिन वो नहीं मानेगा, तो अंत में जाके आपको कोर्ट में अपील करना होगा। तो रूल ये कहता है कि जनरली इन सभी वर्ब के बाद अगर आपने किसी व्यक्ति को लिखा है, इन क्रियाओं के बाद यदि कोई व्यक्ति है, तो हम जनरली उसके पहले प्रीपोजिशन, इन सभी वर्ब के बाद अगर किसी व्यक्ति का उल्लेख हो, तो हम सामान्यतः उसके पहले प्रीपोजिशन, पूरा नरेशन में यही तो करते हो, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो यही तो से सेकेंड फॉर्म बना है। सेड टू मी के जगह पे व्यक्ति। जनरली इन क्रियाओं के बाद अगर कोई व्यक्ति आता है तो हम प्रीपोजिशन टू लिखते, एक्सेप्शंस हैं बहुत सारे हैं, लेकिन जनरल रूल तो यही है कि हम बोलते तो हैं लिसन टू मी, लिसन टू मी, टॉक टू मी। तो जनरली इनके बाद अगर कोई व्यक्ति है तो हम प्रीपोजिशन टू लिखते हैं। तो इसके हिसाब से तो आप समझ गए भाई, यही सही है, ये तो बकवास लिखा है। तो प्रपोज्ड आ गया, प्रपोज का ही सेकंड फॉर्म के बाद एक व्यक्ति दिख रहा है, तो बीच में टू तो होना चाहिए था। वही चीज ये भी है, सही है, तो ये गलत है। मतलब अच्छा तो लग रहा था कि ही प्रपोज्ड मी जैसा, ये बेहतर लगता है सुनने, ये बेहतर लगता है कि ये सही है, और ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बट ग्रामेटिकली ये सही है, ये बकवास लिखा। सेकेंड और फोर्थ तो पूरी तरह से गलत इंग्लिश, हो ही नहीं सकता है, किसी भी कंडीशन में नहीं लिखा जा सकता। तो इसीलिए हम क्या सोच रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्या होना चाहिए उससे फर्क पड़ता है। जैसे कि हम सोच लेते हिंदी में, उस पर आक्रमण करो, पर आक्रमण करो, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? अब देखो, ऑन बोलता है,
क्योंकि कि मन में बढ़ा हुआ है, पर ऑन, जय माता दी, घेर रहा, अटैक ऑन हिम, उस पर आक्रमण। आप खुश क्यों हैं? कि आपको लग रहा है कि आपको इंग्लिश आ रहा है, जिससे आपने बोला वो भी खुश है कि उसे इंग्लिश समझ आ रहा है। तो जब आप दोनों खुश है इसलिए तो हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, बट एग्जामिनर बोलेगा। जब बोलता है एग्जामिनर तो बहुत दुख होता है। अटैक के साथ कब से ऑन आने लगा रे भाई? ये बताएं, अटैक हिम। अटैक हिम का हिंदी है उस पर आक्रमण करो। अगर आप हिंदी के हिसाब से सोचोगे तब तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में तो आप बोलते हैं राम आम खाता है, अब एकदम हिंदी के जैसा लिखता है, राम मैंगो। क्या होता है रे भाई मैंगो? ऐसे लिख दोगे? हिंदी के हिसाब से डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको थोड़ा सा बदलाव तो करना पड़ता है ना। तो वही चीज प्रीपोशन का है कि आप एकदम जैसा हिंदी सोचते एकदम उसी को जोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत जगह पे एडजस्ट करना पड़ेगा, और वो प्रीपोशन की बात नहीं है। हर चैप्टर में आपको जो चैप्टर लगता है आसान है, वो आसान है नहीं। और कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जो टफ हो, बस दिक्कत है कि वो आपको नहीं आ रहा है। चैप्टर तो वही है, ना तो आसान होता है ना टफ। जब तक नहीं जान रहे हो टफ है, जिस दिन जान जाओगे अब बोलता है कि पेपर टफ आया था। पेपर टफ तब होता ना जब सब फेल हो जाते। अपने पे इल्जाम नहीं लगाता कि मुझे नहीं आ रहा था, बोल देता पेपर टफ था। अबे तूने नहीं पढ़ा, उसमें भी तो टॉप करने वाले टॉप कर रहे हैं। पेपर टफ नहीं होती है, आपको बस नहीं आ रहा होता है। सही बोला करें। हम तो बोलते हैं तो है, प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड, प्रे टू पर्सन के स्थान पे गॉड को एक पर्सन के रूप में हम ट्रीट कर सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसका हम टेंस बदल सकते हैं, जैसे कंप्लेन, कंप्लेन्स, कंप्लेनिंग, कंप्लेंट, किसी भी टेंस में हो सबके लिए रूल वही होता है। जैसे टेल, टोल्ड, बोलिए, सॉरी, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, टॉक टू मी, टॉक्ड टू मी, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, कोई भी टेंस में हो, राइटिंग, रोट, रिटेन, कुछ भी लिखो, किसी भी टेंस में वो रूल यही रहता है। जनरली वर्ब के फॉर्म बदलने से प्रीपोजिशन का असर नहीं पड़ता, वही रहते हैं। आगे बढ़े, सब आएंगे, बस मैं बस समझा रहा था, घबराइएगा नहीं। फिर हर चैप्टर का जब अपने टर्म आएंगे तो आप उसमें जितना जानते हो उतना रहेगा, उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये नहीं कि ये सब तो हमें आता है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी भाई, एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो भी चैप्टर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा आता है तो मुझे बताइएगा, मैं चुपके से आपसे 10 क्वेश्चन, फिर वो आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर दूंगा। इसलिए कभी ये मत सोचना कि हमें ज्यादा आता है, लैंग्वेज है। हम कभी भी खुद नहीं बोलते हैं ये चैप्टर आता है हमें। हम बोलते हैं कि बस ठीक है, हमें अच्छा हम बता सकते हैं, लेकिन ये कहना कि इससे अच्छा तो इसमें कोई है ही नहीं, ये तो घमंड वाली, ये कभी मत कहना। आगे बढ़ सकते हैं। तो तुम लोग इतना दुखी क्यों लग रहा है? देखो ये गुरुकुल है, दिक्कत क्या है जानते हो? ये अब मैं बता देता हूँ कि मैं पिछले 2004 के आसपास से पढ़ा रहा हूँ। 21-22 साल हो गया, मतलब जितना अधिकतर का उम्र है आपका, 20-22 साल के अधिकतर है। लगभग हम लोग का उतना ही एज है पढ़ाते हुए, क्योंकि 2004 में मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया था, उससे पहले से मैं होम ट्यूशन लेता था। बट 2004 से मैं ट्यूशंस में ज़्यादा आ गया। ये नहीं कह रहा हूँ कि 2004 से इंस्टीट्यूट लाइन में था, लेकिन होम ट्यूशन हर घर जाके बहुत पढ़ाया मैंने। और इंस्टीट्यूट लाइन में 2007 में आया था, जब कैट वोट का जब पढ़ाना शुरू किया। फिर 2010 में मुखर्जी नगर पहुंचा वेस्ट बंगाल से। फिर मुखर्जी नगर में 17 तक मैंने पढ़ाया, 10 से लेके 17 तक। तो सबसे बड़ी कंपनी थी कोचिंग की, पैरामाउंट। पैरामाउंट ही सबसे बड़ी कोचिंग थी जिससे अधिकतर टीचर्स निकले हुए हैं। चाहे आपका राकेश यादव हो,
चाहे गोपाल वर्मा हो, चाहे गौरव सर अपने हो श्योर 60 के मालिक, चाहे नीतू सिंह हो, चाहे रानी मैम हो, हर कोई उसी से कभी ना कभी जुड़े हुए थे, सब कोई उसी से अलग हुए हैं, तब जाके बने हैं। पैरामाउंट सबसे बड़ी कोचिंग थी, उनके पास 300 के आसपास टीचर्स थे, 28 ब्रांचेस। तो 17 तक वहां पढ़ाया, फिर उसके बाद पैरामाउंट डूब रहा था तो हमें छोड़ना पड़ा। नाव डूबता है तो जहाज से डूबना पड़ता है ना, कैप्टन तो है नहीं कि उसके साथ डूबेंगे। हुए हैं छोटे छोटे, वो पहले भाग जाते हैं, तो हमें छोड़ना पड़ा, तो दूसरा जगह चलाया। फिर लॉकडाउन में हम लोग डूब गए, लॉकडाउन ने सबको तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर दिया। उसके बाद से फिर कैरियर विल में गया था, बट वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऑलरेडी इंग्लिश में वहाँ ज़रूरत थी नहीं, 3 टीचर ऑलरेडी उनके पास है, फिर जाके यहाँ पे हूँ। तो मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आपको बस एक सिस्टम को फॉलो करना है, और बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि कहाँ क्या चल रहा है। आपको अपना कंटेंट से मतलब होना चाहिए, 10 जगह जाना नहीं है, एक जगह पढ़ो और उसी पढ़ो। कोई भी टीचर एक ही रूल पढ़ा रहे हैं, बस एक बोलने का तरीका सबका अपना अपना होता है। तो चीजें, हाँ ये जरूर कहूंगा कि यहाँ पे ज्यादा पढ़ाए इसलिए जाता है क्योंकि हम टोटल लेके चल रहे हैं। जैसे कि अब मैं पढ़ाता था मुखर्जी नगर में राइस स्मार्ट में या पैरामाउंट, तो हमें दिया जाता था 72 आवर्स, इंग्लिश के लिए टाइम फिक्स था 72 घंटे, और मैथ्स का टाइम फिक्स था 95 से 100 आवर्स। कोई भी टीचर पूछेंगे बताएगा वो। अब 72 घंटे में इंग्लिश खत्म करना था, तो एक ओवरऑल हम लोग हल्का हल्का ही टच कर पाते थे। यहाँ पे है हम लोग उसका 2 से ढाई गुना पढ़ाएंगे आप मिनिमम, मतलब 150 घंटा तो, मतलब खराब से खराब कंडीशन में आपको 170 के करीब लेके जाना होगा। इसलिए क्योंकि जब प्रैक्टिस ज्यादा करोगे टाइम लगेगी, चैप्टर तुरंत खत्म हो जाता है। रूल क्या है, 20 25 30 होंगे, लेकिन उसके बाद जब आप उसका 300 क्वेश्चन करोगे, 250 300 क्वेश्चन करोगे, तो फिर उसमें टाइम लगेगा कि वो रूल में उसमें बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको जुड़ेंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं। आइए 2 4 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। अच्छा, एक नाम सुना था आपने, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, सबको आता है? चलो 8 10 में पूछ। हाँ, सबको आना चाहिए। ऐश ऑफ कैटल, नहीं आता तो सीखना है, घबराना नहीं है। और डैश ऑफ कैट नहीं, पहले इससे नहीं, नॉर्मल बात करें। नाउन पहचानना सीख। नाउन किसे कहते हैं भाई, पहचानेंगे, बेसिक्स, ज्यादा डिटेल नहीं, बेसिक किसे कहते हैं नाउन, वही है। हमने बचपन में तो यही पढ़ा था कि द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। हिंदी मीडियम में हमने पढ़ा था कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन, वही है। नाउन मतलब कह दो सिंपल सा जो आप, क्योंकि आपने कहा कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, सिंपल सा कहो ना कि जो भी नाम होता है वो नाउन कहलाता है। कितने प्रकार के नाउन होते हैं, पढ़ाया था। एक तो काउंटेबल होता है रे भाई, और एक चाहे आप कितना भी उछल कूद मचा लो, नाउन होता तो यही दो है, कुछ भी कर लो। दुनिया में 2 ही प्रकार के नाउन बनाए गए, एक जिसे आप गिन सकते हो और एक जिसे, हाँ ये जरूर है कि आप इसे तोड़ के 5 बना लेते हो, लेकिन ओरिजिनल में नाउन तो 2 ही होता है। उसका जो क्या बोलते हो, ऑन द बेसिस ऑफ इस स्ट्रक्चर, नाउन इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। और काउंटेबल को, हाँ ये जरूर है कि आप 3 भागों में बांटते हैं। एक को आपको कहते हैं कॉमन नाउन, एक कहलाता है आपका प्रॉपर नाउन, और एक कहलाता है आपका एक्टिव। कॉमन नाउन का हिंदी क्या है, जातिवाचक, प्रॉपर व्यक्तिवाचक, और वो समूहवाचक। और जिसे नहीं गिन सकते वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है पदार्थवाचक जिस रियल, और एक भाववाचक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
दोनों को नहीं गिन सकते, इनको गिन सकते। अब कॉमन नाउन का सिंपल सा फंडा कहता है, कॉमन नाउन को पहचानने का एक ही तरीका आसान बताया गया है, जिसमें भी प्रश्न उठ जाए कौन सा, वो कॉमन नाउन होगा। आसान तरीका, हम लोग अभी भी इसी से समझते हैं। एडजेक्टिव में भी ऐसे ही वन लाइनर होते हैं। कैसा है, वो एडजेक्टिव है। कौन सा, कॉमन नाउन। जैसे मैंने कहा बॉय, क्वेश्चनराइज होगा, कौन सा लड़का। जैसे मैंने कहा पेन, कौन सा पेन। मैंने कहा मैन, कौन सा मैन। मैंने कहा टीचर, कौन सा टीचर। मैंने कहा स्कूल, कौन सा स्कूल। कैपिटल, कौन सी कैपिटल। कंट्री, कौन सी। सब में क्वेश्चनराइज होता है कि कौन सा, क्योंकि वो दुनिया का कोई भी लड़का, कोई भी पेन हो, इसीलिए हम उसे जातिवाचक कहते हैं, क्योंकि ये पूरे जाति की बात कर सकते हैं। प्रॉपर किसे कहते हैं, कौन सा। कौन सा का उत्तर बॉय। कौन सा बॉय, कौन सा बॉय। पप्पू। पेन, कौन सा पेन। ब्लैक पेन। तो कौन सा पेन है तुम्हारे पास, ब्लैक पेन। पेन का नाम ब्लैक होता है। कलर मैंने पूछा इसीलिए तुम लोग फेल होता है। पूछ रहा हो पेन, तू कलर बता रहा है। पूछता है आम, लिखता है अनार, नंबर इमली वाला मिलता है। मैंने पूछा कौन सा पेन, तो बोलता ब्लैक पेन। मैंने ये तो नहीं पूछा कि कौन सा कलर। पार्कर नहीं, अच्छा पेन का। मॉन्ट ब्लैंक। डॉम्स, एक मॉन्ट ब्लैंक में 100 डॉम्स आ जाएंगे। इसका सबसे घटिया वाला देखने में थर्ड क्लास रख दो, 7-8 हजार का रहा। एक बार गलती से चला गया था देखने, इससे याद आया। ये दिल्ली एयरपोर्ट पे मिल रहा था, वहां तो मॉल जैसा है। गलती से चला गया, जो एक पेन ले लेते हैं, बीमारी थी कि है ना, तो पेन खरीद लेते हैं। क्या पता था कि 12,000 13,000 का पेन है। उतना में तो मैं, मेरा बेटा का बेटा सब 3-3 रुपए वाला से लिखते हैं। 3-4 पुस्तों तक हम लोग लिख डालेंगे। और 3 रुपए वाला पेन कभी खत्म भी नहीं होता। हो जाता है अलग चीज है, लेकिन खत्म नहीं होती है। पागलपन है, मोदी जी को शोभा दे सकते। मैन, कौन सा मैन। तो भाई, गौरव सर। टीचर, कौन सा टीचर। रानी मैम। टीचर तो सिर्फ रानी मैम है, हम लोग सब तो फटीचर सब है। स्कूल, कौन सा स्कूल। स्कूल कब से स्कूल हो गया। एसडीएम पब्लिक स्कूल, हाँ, बहादुरगढ़ वाला। नहीं नहीं, अपना अपना स्कूल लिखते हैं। था नहीं। राजकीय मध्य विद्यालय बेला पचरुखी, शुद्ध सरकारी स्कूल। नाम देख के नहीं लगता गरीबों जैसा। सरकारी स्कूल का नाम भी गरीब रखता है। और इंग्लिश मीडियम में, जैसे मैं अपने बेटे का नाम लिख रहा हूँ, नाम भी लगता है थोड़ा सा महंगा जैसा। गेटवे इंटरनेशनल, नाम भी नहीं लग रहा है कि कुछ बड़ा है। और हमारा राजकीय मध्य विद्यालय, विक्रम विद्यालय, ऋषरा विद्यापीठ, तो लगता है कि वो सेंट पॉल, सेंट जोसेफ स्कूल, सेंट जेवियर, लगता है कि कुछ है। हैं? रिश्ना में ही रहता था, और अभी भी मेरा अपना और घर है वो रिश्ना में ही है। आई एम फ्रॉम, मतलब जन्म नहीं है, लेकिन मतलब वहीं पे मेरा पालन पोषण हुआ, तो घर भी वही। कैपिटल, कौन सा कैपिटल।
दिल्ली कब से कैपिटल हो? न्यू दिल्ली था ना? यस, तुम लोग का बहुत खराब है रे भाई। छोड़ो, नहीं याद तो ढाका लिखो ना। ढाका राजधानी है। कौन सा कंट्री? पाकिस्तान, हाँ। कल हमने बहुत इसे मिस किया। बहुत बेइज्जती। मन बहुत खुश होता है, तुम लोग नया जनरेशन है ना। लोगों ने सिर्फ इंडिया को जीतते हुए देखा है। हम वो जनरेशन थे जो इंडिया कभी नहीं जीतती थी। पाकिस्तान के सामने ना हम लोग बछड़े जैसा नहीं, मेमना जैसा, जब जैसा अभी पाकिस्तान की हालत है, उससे ज्यादा खराब हालत इंडिया की रहती थी आज से 15-20 साल पहले। रियलिटी कह रहा हूँ, अब तो पूरा सिचुएशन ही बदल गया है। पहले पाकिस्तान एक से गांगुली गुली को तो दिखता नहीं था जब अख्तर जब बाउंड्री से दौड़ता था ना, तो गांगुली तो वही से लगता था कि चक्कर खा के वहीं गिरा हुआ है। एक ही तो बैट्समैन तो खेल पाते थे, एक सचिन और एक द्रविड़, और किसी से नहीं खेल पाते थे ठीक से। तो आई लव पाकिस्तान। बहुत ही पाक भूमि। पहुंचते ही ऊपर कट जाता है टिकट, पैर रखोगे ब्राम। तो ये हो गया। तो ध्यान रखना है कौन सा, जहां भी प्रश्न उठेगा कॉमन नाउन है। कौन सा का उत्तर हमेशा ही प्रॉपर हो। जैसे गर्लफ्रेंड कौन सा नाउन है? कौन सा? पूछा ना कौन सा गर्लफ्रेंड, तो आपने उत्तर दिया रानी। तो रानी हो गया प्रॉपर नाउन। ऐसे ही हंसते रहना है, लेकिन देखो एक दो चीज मैं बता देता हूँ भाई, डिसिप्लिन की बात है। पूरे गुरुकुल में एक मैं ही ऐसा टीचर हूँ जो खातिरदारी बहुत ज्यादा करता है स्टूडेंट की। और सब टीचर है कि सभ्यता संस्कार मान मर्यादा रख के बात करते हैं। मेरा वैसा कुछ नहीं है। मेरा जो मुंह से निकल जाए वही ठीक है। तो इसीलिए मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, ये मैं जानता हूं। अगर आप मुझे टीचर के रूप में ट्रीट करके पढ़ते रहेंगे, तो माँ सरस्वती को साक्षी मान कहता हूँ कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। किससे भी पढ़ के आए हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार चैप्टर पढ़ लेना, फिर डिसाइड करना। किसी से भी पढ़ के आए हो। और रानी नीतू के चक्कर में मत पड़ना, महिलाओं के चक्कर में आदमी वैसे ही डूब जाता है। हाँ, तो मैन है, मैन के चक्कर में रहा। ठीक है। हाँ, बस डिसिप्लिन नहीं तोड़ना। मैं खुद हंसाऊंगा, लेकिन हमारी हंसी होगी पढ़ाई को लेकर। हम क्वेश्चंस में हंसेंगे, तो ये क्या होता है कि अच्छा माहौल रहता है। लेकिन जब आप अपने तरफ से शोर शराबा करते हैं, फिर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है क्लास। तो हमें मस्ती करना है, लेकिन पढ़ाई में क्वेश्चन भी ऐसा हो जाए कि जब हम 1.5 घंटे बाद यहाँ से निकले, ये ना लगे कि हम बेवकूफ बन के यहाँ से निकले हैं, बस मस्ती मजाक किए। जब मस्ती मजाक करना है तो 11,000 रुपये क्यों दे के जाएंगे? हंसी मजाक तो गेट के बाहर जाके भौंक के, जितना भौंकना है चिल्लाना है चिल्ला लो, पैसे भी बचेंगे और सेहत भी ठीक रहेगा, बाहर की हवा लगती है तो इसीलिए मस्ती करना है, लेकिन पढ़ाई में जो भी बात होगी पढ़ाई को लेकर। अब हमारा बच गया उसमें कलेक्टिव। ये क्या कहलाता है? एक जैसे व्यक्ति वस्तु बहुत सारे जानवर एक साथ हैं, समूह में है, तो हम कलेक्टिव। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, अ डैश ऑफ कैटल, अ डैश ऑफ, चलिए आप सभी के समूहों को लिख देता हूं। अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह। आप लोग छात्र है तो आप। अ डैश ऑफ लायंस, पेड़ों का समूह। अ डैश ऑफ आउल्स, उल्लुओं के समूह को क्या कहते हैं? अ डैश ऑफ रोज, कौओं का समूह। अ डैश ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों का समूह। अ डैश ऑफ वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्तों का समूह। नहीं लिखेंगे बस। अ डैश ऑफ, सबसे ज्यादा ये पूछा गया प्रीवियस, फिश। 3 सबसे ज्यादा पूछे हैं, मछलियों का समूह, तारों का समूह, मधुमक्खियों का समूह। ये 3 सबसे ज्यादा पूछे गए। अ डैश ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। अ डैश ऑफ बीज, मधुमक्खियों का समूह। एंड डैश ऑफ
सोल्जर्स, सैनिकों का समूह। एन डैश ऑफ एंड्स, चींटियों का समूह। कितने 10 हो गए? 12 हो गए। 12 है तो इसमें पास मार्क है, कम से कम 4 तो होना चाहिए। पास मार्क है 4, तो 1/3। जानवरों के समूह को क्या कहते हैं? वेरी गुड। जानवर मतलब गाय भैंस, इन समूह के समूह कहते हैं हर्ड। हर्ड मतलब झुंड, जानवरों का झुंड होता है। स्टूडेंट्स के समूह को क्लास, क्लास ऑफ, क्लास है। हाँ, शेरों का समूह प्राइड। उल्लुओं का समूह पार्लियामेंट। वेरी गुड, पार्लियामेंट हो। क्या जबरदस्त लिखा हुआ है, लोग भी देख रहे हो। लेकिन नहीं, ये अलग सेंस में हम लोग कुछ और सोच के कह रहे हैं। लेकिन उल्लू बहुत ही बुद्धिमान जानवर माना गया है, पक्षी बहुत बुद्धिमान होता है। इसलिए पार्लियामेंट जहां पे बहुत सारे बुद्धिमान लोग वैसे हो रहा है उल्टा ही, जो लिखा है वही शब्द आ रहा है कि सब उल्लू ही तो बैठते हैं वहां। कौओं का समूह, कौआ। ए, अब मर्डर के दो अर्थ हो गए, एक तो हत्या करना और एक कौओं का समूह। अब देखो, अगर ऑप्शन दे भी देता तो आप इसे तो पहले काट देते। मर्डर लिखता है, हमको कमजोर समझा। समझना क्या, वो तो है। तो बहुत बार क्या होता है कि ऑप्शंस ही हमें हटा देते हैं। भेड़ियों का समूह। वेरी गुड, पैक। वुल्फ्स के लिए भी पैक होता है, और ध्यान रखना काट, ताश के पत्तों के समूह को भी पैक ही है। जंगली कुत्तों के समूह को हाउंड, HOUND, हाउंड। हाउंड मतलब जंगली कुत्तों का समूह। मछलियों का समूह दो होते हैं, पहला तो स्कूल है, हाँ, और एक SH। स्कूल एक तो जो पढ़ने पढ़ाने वाला है, और एक मछली जो बहुत सारे एक साथ है, उसे भी हम स्कूल ही कहते हैं। स्कूल SHOL, वो भी होता है। तारों का समूह 3 है। सबसे अच्छा है इंग्लिश में लिखना कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन बेहतर इंग्लिश। आ रहे तो क्लस्टर लिखना, ये भी ना दिखे तो फिर गैलेक्सी लिख, गैलेक्सी का समूह। मधुमक्खियों का समूह क्या होता है भाई? वो है सबसे ज्यादा यूज तो ये होता है फार्म, ना रहे तो हाइव लिख। अच्छा, सैनिकों का समूह, क्या ये एन पता चल रहा है? आर्मी। चींटियों का समूह, कॉलोनी सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब आया था ना तो उन्होंने एन लिख दिया था। जब एन लिख दिया था, आप कॉलोनी तो लिखोगे नहीं, क्योंकि हमें वॉवेल वाला वर्ड चाहिए, वॉवेल साउंड हो या वॉवेल वाला वर्ड। एन आर्मी। आर्मी का प्रयोग दो के लिए होता है, सैनिकों के समूह को भी आर्मी कहते हैं, और चींटियों के समूह को भी आर्मी ही कहा जाता है। तो लिख लिख लिया सबने? लिख लो भाई, नोट कर लो ये तो। यहाँ से तो नोट करना ही है आपको, नाउन से। कभी बेसिक्स चलेंगे, कभी पीछे है नहीं तो ये लिख। हाँ, फिर तो ऐड तक
बताते हैं कि उधर था, लगा तो इधर आ गया। ट्रक था, मैंने पूरा ब्रेक मारा तो मैं 100 पे चला रहा था, वो अचानक उसने लेन बदल दिया। इतनी बड़ी उसकी ट्रक थी कि लेन बदला तो उस लेन में है और उसका जो आधा है इस लेन में है। 3 लेन को उसने कवर किया। आगे बढ़ो। कौन-सा जहाँ भी प्रश्न उठेगा अनाउंस का आंसर नहीं।